कक्षा 9 हिंदी और चैप्टर 3 रीड की हड्डी। कक्षा 9 में जो कृतिका पुस्तक लगती है उसका ये तीसरा पाठ है। इसका प्रश्न नंबर 41 नंबर पेज पर है ये। प्रश्न नंबर 1 है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? कई लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने, वो ऐसी पुरानी बातें करते रहते हैं वो। तो ये इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, यानी सही है क्या? तो देखिए इसका उत्तर हम देंगे। इस तरह की तुलना करना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उस वक्त की वस्तुओं की गुणवत्ता हमें आज प्राप्त नहीं होती, उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु हमें आज प्राप्त नहीं होता, तो हम कैसे कल की तुलना आज से कर सकते हैं? समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, न कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। ये इसका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर समाप्त हो गया। अब प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? इसका उत्तर है, रामस्वरूप एक आजाद पसंद व्यक्ति थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं, अपितु उनके विकास के लिए आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिए, जिसके कारण उनकी पुत्री बीए कर सकी। वह गुणी भी थी, संगीत शिक्षा, सिलाई कढ़ाई में भी निपुण थी। यह बातें रामस्वरूप के खुले विचारों की ओर इशारा करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया। परंतु विडंबना देखिए कि उन्होंने जहाँ उन्मुक्त भाव से अपनी पुत्री को शिक्षा दी, वहीं समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। यह एक मजबूर पिता की ओर इशारा करता है, जो समाज की दकियानुसी सोच के आगे झुकने पर विवश हो जाता है। यानी कि उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया क्योंकि उनके खुले विचार थे, जिन्होंने शिक्षा दी, लेकिन जब विवाह उनको करना था तो उनके सामने ऐसी परिस्थिति आई कि सामने वालों को यदि पता लगा कि उनकी बेटी पढ़ी हुई है तो उनका रिश्ता नहीं होगा, विवाह होगा नहीं। तो उन्होंने उसकी शिक्षा को छुपाया कि ये पढ़ी हुई नहीं है। तो वो क्या है, वो एक पिता की दृष्टि से उनका सोचना था, समाज क्या सोचता है, इसलिए उन्होंने उस बात को छुपाया। लेकिन वास्तव में वो कैसे थे? आज़ाद विचारों के थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, वह उचित क्यों नहीं है? इसका उत्तर है, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी साधी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती, वो कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पर नचा सकें। उसका भी मन होता है, उसका दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर है, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस, व्यापार धंधे की तरह, विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवाकर एक ऐसी पुत्रवधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही है या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं है। दूसरी तरफ रामस्वरूप जी अपने पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उन्हें इस बात से गर्व भी है, परंतु उसके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उनकी मजबूरी है, परंतु ये तर्कसंगत नहीं लगता कि ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार हो गए।
जहाँ उनकी पुत्री व उसकी शिक्षा का मोल ही न हो। इस तरह से स्वयं समाज को बदलना और बाद में अपने स्वार्थ के हित या मजबूरी से उसकी संकीर्णता में शामिल होना पूर्ण रूप से गलत है और उस पर झूठ बोलना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगता। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया था। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। नंबर 1, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था, इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। और नंबर 2, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ नहीं पाता। और तीसरा, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 और इसका उत्तर, उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए सही व्यक्तित्व है। वह निडर है, साहसी भी है। जहाँ एक और माता पिता का सम्मान रखते हुए गोपाल प्रसाद जी व उनके लड़के शंकर के सम्मुख खड़ी हो जाती है, उनके कहने पर वह गीत भी गाती है, तो दूसरी तरफ निर्भयता पूर्वक गोपाल जी को उनकी कमियों का एहसास कराते हुए तनक भी नहीं हिचकती। उसमें आत्मसम्मान की भावना है, उसी आत्मसम्मान के लिए वह अपना मुंह भी खोलती है। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य में करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। ये समय की मांग होती है। जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती है, और यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है और हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, न ही उनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर हमें उमा की इस एकांकी की मुख्य पात्र लगती है और पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके समकक्ष कोई भी ठहरता नहीं है। जिस स्वाभिमान से वह अपने पक्ष को शंकर, गोपाल प्रसाद व रामस्वरूप के आगे रखती है, सबके होंठ छिल जाते हैं और कथा का प्रयोजन समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक करना सिद्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो पहले रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। रामस्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है। वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक स्नेही पिता है। रामस्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उसके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है। इसी कारण वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। रामस्वरूप जी समझदार व्यक्ति है। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं।
अब दूसरी तुलना करते हैं गोपाल प्रसाद जी से। तो गोपाल प्रसाद एक रोबदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वकालत में होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व से टपकता है। गोपाल जी एक हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान हैं। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। और गोपाल प्रसाद जी एक चतुर व्यक्ति है, इसलिए अपने बीमार व चरित्रहीन बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं ताकि वो कभी उसके सम्मुख आवाज़ न उठा सके। और प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ अंगुली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हम उनको गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा सकते हैं ताकि वे अपना शोषण होने से स्वयं को बचा सके। तीसरा, समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और चौथा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए